हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैतव्य क्लासेस में। हम लोग इस क्लास में डेली न्यूज़ एनालिसिस के क्लास के लिए जनसत्ता न्यूज़ को कवर करते हैं और यहाँ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। हम उन्हीं टॉपिक को कवर करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, अन्यथा हम उस टॉपिक को ज़्यादा कवर नहीं करते जो सिद्ध नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस के साथ। जो आज का प्रमुख हेडलाइंस है, चलिए उसे देखते हैं। केजरीवाल ने ईडी हिरासत से जारी किया पहला सरकारी आदेश। अभी केजरीवाल को 28 मार्च तक कोर्ट ने ईडी हिरासत में पूछताछ के लिए रिमांड पे दे दिया है। ये 2020-21 में जो नई शराब पॉलिसी दिल्ली ने लाई थी, उसी के बारे में पूछताछ के लिए इसे भेजा गया है। यहाँ जो है केजरीवाल का पहली बार जो नाम आया था 14 मार्च को, जो हैदराबाद की के कविता को गिरफ्तार किया गया। ये के कविता साउथ का शराब कॉटलर संभालने वाली है। इन्होंने ही केजरीवाल का नाम खुलासा किया और के कविता का भी रिमांड बढ़ा दिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं केजरीवाल सरकार ने अभी हाल ही में दिल्ली जेल के अंदर से रहते हुए पहली अपनी नीति को उजागर किया। इन्होंने कहा है कि पानी एवं सीवर से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए कहा। इन्होंने जेल के अंदर से केजरीवाल के निर्देशों को लेकर आतिश ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। आतिश ने, जो कि वहाँ के वित्त मंत्री संभालती है, उन्होंने ये जानकारी दी है। आपको बता देना चाहते हैं कि केजरीवाल जो है एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहले अन्ना हजारे से जुड़े हुए थे और प्रोटेस्ट करते थे। इन्होंने ही कहा था अगर कोई नेता पे आरोप लगता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, यानी कि ये बेगुनाह साबित ना हो जाए, तब तक उस पद पे दोबारा नहीं बैठना चाहिए। इन्होंने ही कहा था कि इस कुर्सी में कुछ तो खास बात है, जो इस पे बैठता है वही भ्रष्ट हो जाता है। आज वही केजरीवाल इसका शिकार हो गया है। आपको बता दें केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि इन्होंने ही ये बात कही थी कि अगर आरोप लगता है तो उन्हें आप गलत सिद्ध कीजिए, फिर आप कुर्सी पर बैठिए। कुछ समय पहले ही झारखंड के हेमंत सोरेन, जिन पे मनी मामला का आरोप था, उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया। वहीं पे केजरीवाल भारत के एक ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। ये मात्र इकलौते मंत्री है। इन्होंने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है। वहीं इनके बारे में कहना है केजरीवाल और उनकी सरकार के पहले स्पष्ट कर चुकी है। अगर आपको बता दें कि अगर ये जेल जाते हैं तो अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो वहाँ से किसी भी चीज़ का सिग्नेचर करना अनिवार्य नहीं होता, यानी कि किसी भी मामले में इसे सिग्नेचर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं होती है। देखिए पढ़िए, इस्तीफा देने के बजाय जेल से सरकार चलाएंगे। अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो उनके लिए भी सामान्य कैदियों की तरह व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि सब क्या है, समता का अधिकार है, सबके साथ समान अधिकार। वहीं कैदियों से किसी भी तरह की कोई भी फाइल दस्तखत के लिए नहीं भेजी जा सकती। अगर कोई फाइल दस्तखत के लिए नहीं भेजा जाएगा तो केजरीवाल किसी भी चीज़ के लिए किस प्रकार से दस्तखत जारी करेगा। इसीलिए कैदियों से मिलने के लिए भी जेल प्रशासन को नाम देना होता है कि आप क्यों मिलना जा रहे हैं और किससे मिलना जा रहे हैं, और अनुमति के बाद सिर्फ एक बार में 3 व्यक्ति ही मुलाकात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अभी केजरीवाल के लिए ये है कि वो वहाँ के उपराज्यपाल को मनाए ताकि उन्हें क्या नज़रबंद करके रखा जा सके। अगर नज़रबंद करने के बारे में कहा जाता है कि उपराज्यपाल को ये शक्ति होती है, कि वो उस राज्य के किसी भी बिल्डिंग में, यानी कि कोई भी, जैसे कि केजरीवाल का घर ही है, उस घर के अंदर नज़रबंद कर सकता है। वो घर से बाहर नहीं आएंगे जाएंगे, लेकिन घर के अंदर कार्य कर सकते हैं। तभी केजरीवाल को यही करना होगा कि वो किसी तरीके से उपराज्यपाल को मना ले, उन्हें नज़रबंद किया जाए ताकि उनके दिन प्रतिदिन के कामकाज का जो है कार्य चलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अभी कंगना रनौत, जो भारतीय फिल्म स्टार है, इन्हें बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से सीट दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो प्रमुख खबर है, सिर्फ हम उन्हें ही ज़्यादातर आपको पहले ही बता चुके हैं, हम उन्हें ही कवर करते हैं, ताकि अब एक बात आप खुद सोचिए कि बिहार में जद को 16 उम्मीदवार को ललन सिंह भी, ये न्यूज़ हमारे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। लास्ट में इम्पोर्टेंट वही होगा जो
पार्टी जीतेगी या फिर जो विपक्ष आएगा। विपक्ष में वही आता है जो कि जीतने वाले पार्टी के बाद किसी को वोट मिला, मान के चलिए 100 वोट अगर पड़ रहा है, 100 प्रतिनिधि है, 100 में से 51 किसी एक को मिला, जिसको 51 मिल गया वो तो पार्टी बना लिया। अब बाकी का जो 49 है उनमें से इस 49% में से जिसमें किसी को 20 मिला, किसी को 10, 15, 5, 2, तो 20 जो है विपक्ष पार्टी बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और आपको बता दें कि सरकार चलाने के लिए विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में छोटे देशों के लिए भारत का प्रकाश स्तंभ। अभी हाल ही में C4IR के कार्यकारी समिति सदस्य सेबेस्टियन बुक भारत की यात्रा पर थे। इन्होंने कहा है और साथ साथ WEF होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो यह विश्व आर्थिक मंच के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने कहा है कि भारत में अंतरिक्ष को लेकर के काफ़ी उत्साह दुनिया भर में प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि भारत अब ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों बनना है जो कि बिजनेस के तौर पर खास साथ ही निजी निवेशकों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और भारत में कई छोटे छोटे देशों के सैटेलाइट को भी लॉन्च करने की जिम्मेदारी उठा रही है। अभी हाल ही में WEF के मंच पे सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने विभिन्न हितधारकों के बीच वैश्विक सहयोग बनाने के पीछे सप्ताह भर भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को शुरू किया, क्योंकि देश में निजी अंतरिक्ष क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं मौद्रिक प्रणाली केंद्र के जो प्रमुख है मैथ्यू ब्लैक ने कहा है कि दिवाला कानून और कराधान संहिता जैसी नीतियां बदलावों के कारण भारत में इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ये खास करके छोटे छोटे देश जिनके पास खुद के अंतरिक्ष व्हीकल नहीं है लॉन्च करने के लिए अपने सैटेलाइट, उनके लिए भी भारत वाणिज्यिक तौर पे कुछ पैसे लेकर के उनका सैटेलाइट लॉन्च करती है, जो कि भारत का वाणिज्यिक क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को दिखा रहा है और भारत का यहाँ से आर्थिक व्यवस्था भी ऊपर उठेगा। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही भारत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की वजह से ही भारत वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य माना जाता रहेगा। अभी हाल ही में आपको पता है कि अभी RLV रॉकेट का विमोचन किया भारत ने, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया जा चुका है। इससे ये होगा कि इसको बोला जाता है रीयूजिकल RLV इसे कहा था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। पहले जो होता था यानी कि ज़्यादातर देश जो इसे कर रहा है, जो नॉर्मल सैटेलाइट है वो जाता है, सैटेलाइट को छोड़ता है और वहीं पे खुद नष्ट हो जाता है। लेकिन RLV क्या होगा, ये जाएगा सैटेलाइट को वहाँ प्रक्षेपित करेगा, छोड़ देगा अपने कक्षा में, फिर वहाँ से वापस नीचे आ जाएगा ये, ताकि इसका दोबारा प्रयोग किया जा सकेगा। वहीं आगे बढ़ते हैं कि भारत की इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को हमें ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया RLV, इसका नाम बताइए और ये कहाँ किया गया। चलिए इसका नाम हम आपको बताते हैं। इसका नाम है पुष्पक और इसे कहाँ किया गया है प्रक्षेपण, आप इसका नाम बताइए। अभी कुछ समय बाद ही भारत जो है अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम जाहिर कर चुका है कि जो गगनयान मिशन के तहत स्पेस में जाएगी। आप उन चारों का भी नाम बताइए। ये चारों जो है वायुसेना से है और इन चारों का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन चारों का नाम क्या है, क्योंकि कुछ क्लास पहले जो न्यूज़ आया था उसमें हमने इसका नाम बता रखा था। वहीं मच्छर जनित बीमारियों पर चलिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए जो होता है किसी भी स्टेट PCS या फिर UPSC हो या फिर किसी भी राज्य के PCS एग्जाम्स हो, बिहार PCS हो यानी BPSC, UP PSC या फिर झारखंड PSC, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि ये जो है उत्तर लेखन में आपको काफ़ी मददगार साबित करके आपको वर्ड लेखन को किस प्रकार से वर्ड को समायोजित करना, मतलब किस प्रकार नियंत्रण है, जैसे 250 वर्ड किस प्रकार से हम लिखें कि हमारा 250 वर्ड हो, निष्कर्ष उत्कर्ष सभी चीज़ हम उसमें कर सकें। अगर आप इस आर्टिकल्स को पढ़ते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा योगदानकारी सिद्ध होगा। ये जो है मच्छर जनित बीमारियाँ, आपको पता है कि आजकल मच्छर से कई सारी बीमारियाँ जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, अलग अलग प्रकार के मच्छर जैसे कि एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज, इस प्रकार सब के मच्छर जो है काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैला रहे हैं। इस बीमारी को किस प्रकार से वृद्धि कर रहा है और किस प्रकार से इसे रोकना जरूरी है, इसके बारे में ये इस आर्टिकल में दिया गया है। आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें और आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा जो कि लिंक में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको एक और बात बता देना चाहते हैं
कि हम लोग डेली बिहार एसएससी, कांस्टेबल, यूपीपीसीएस, सीटेट, यहाँ तक कि बड़े से बड़े कोई भी एग्ज़ाम के लिए हम लोग डेली एमसीक्यूज क्वेश्चंस लाते हैं और इस एमसीक्यूज क्लास करने से आपके जो योग्यता में जो है ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। अब वन डे एग्ज़ाम में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान सिद्ध होगा, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी स्टेट पीसीएस, डायरेक्ट यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या एमपीपीसीएससी हो या झारखंड पीसीएससी हो, वहाँ से ही लिया गया क्वेश्चंस होता है। आप एक बार इस क्लास को देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस क्लास से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। वहीं देखिए कि अभी हेमंत बिश्व शर्मा ने एक टिप्पणी दी है कि इन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम को भी नागरिकता देने के लिए राज्य में मूल निवासी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते वे जो है बाल विवाह और बहु विवाह प्रथा को बंद कर दे। बाल विवाह मतलब छोटे उम्र में जो बच्चे को शादी कर दिया जाता है ये बंद कर दे, और 4 से 5 जो शादी करता है, 2-3 शादी जो कर लेता है, इन चीज़ को बंद किया जाएगा। अगर आप इस चीज़ को बंद कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई आपत्ति की बात नहीं होगी। ऐसा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा है कि बंगाल भाषी मुसलमानों को बाल विवाह और बहु विवाह जैसी प्रथाओं को छोड़ना होगा, तभी वे राज्य के मूल निवासी या खिलौंजिया माने जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें मिले ये चीज़ तो आप इस चीज़ को जरूर छोड़ दें। वहीं अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि केंद्र सरकार से मांगी गई वित्तीय सहायता केंद्र सरकार ने उन्हें नहीं दी है। कर्नाटक सरकार ने सरकार से दावा किया है कि राज्य को 5,495 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान जारी नहीं किया गया, जो कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों पहले जारी की थी, जिनके बारे में कर्नाटक सरकार का कहना अभी तक केंद्र सरकार ने इसे जारी नहीं किया गया है। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पे ये अनुदान देने की बात कही गई थी। वही निर्मला सीतारमन जो कि भारत की वित्त मंत्री अभी संभालती है, इन्होंने इस व्यवहार का खंडन किया है। वहीं आगे देखते हैं कि कश्मीर के जो पहले मुख्यमंत्री रह चुकी है महबूबा मुफ्ती, ये पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की है। इन्होंने कश्मीर में लिथियम के लिए अवैध कंपनियों को इसकी ठेकेदारी देने के लिए केंद्र सरकार पर नकेल कसने की बात कही। इन्होंने कहा है कि अवैध आय का एक हिस्सा दान करे। क्यों दे रहा है? केंद्र सरकार जो है कोई अलग कंपनी को दे देगा और अलग अलग कंपनी जो है उसमें से जो गैर आय है उसे एक हिस्सा केंद्र सरकार को भी देगी, इसलिए ये जो है कंपनी निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जो है महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि भाजपा और पूंजीपतियों के बीच साठगांठ से पता चलता है कि केंद्र संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करने की लद्दाख लोगों की वैध मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। अभी लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात की जा रही है। संविधान के 6ठी अनुसूची में जो बात है वो है, अभी जो वर्तमान में 6ठी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का माइनिंग करना अवैध माना गया। और 6ठी अनुसूची में जो राज्य आता है, असम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है। जो कि देखते हैं कि इन क्षेत्रों में जो है अलग अलग जनजाति जो है वे निवास करते हैं और इस जनजातियों के निवास स्थल पे किसी भी प्रकार के छानबीन, कटाई वटाई करना अवैध माना जाता है। और इसीलिए सोनम वांगची जो कि पर्यावरण विद्ता है, इन्होंने 17 से 18 दिन से लगातार लद्दाख में अनशन पे बैठे हुए हैं। इनका मानना है कि लद्दाख जो कि विश्व की तीसरे ध्रुव माना जाता है, ये कई सारे मानवों के लिए जल आपूर्ति और जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान साबित करती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का खनन जो होगा जो कि लद्दाख की प्रकृति पे विपरीत यानी कि विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा हानि होगी। वही वांगचू केंद्र शासित लद्दाख के राज्य की 6ठी सूची में दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मेरा मानना है कि इस चीज़ के लिए उन्हें मंजूरी देने की कोशिश की जानी चाहिए। और लेकिन बीते दिनों में देखते हैं कि इसके साथ साथ ही नागालैंड में भी, जहाँ की कई सारे अनुसूचित जाति है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल जनजातियाँ, और अरुणाचल प्रदेश में
बशर्ते इतनी सारी जनजातियां होने के बावजूद नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वहीं अभी हाल ही में आचार संहिता के उल्लंघन से लगभग 1500 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज किया जा चुका है, ऐसा निर्वाचन आयोग का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। इन्होंने क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय का रुख किया? इसका एक याचिका है। याचिका में घोषित करने की अनुरोध किया गया है कि केंद्र एक एनडीआरएफ के मुताबिक सूखा संबंध प्रबंधन के लिए वित्तीय मदद न देने का कदम संविधान के अनुच्छेद 14, जो कि संविधान का अनुच्छेद 14 आपको पता है 14-21 ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। जो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर के 35 तक, ये क्या है? हमारे संविधान का मौलिक अधिकार, जो कि नागरिकों को मौलिक अधिकार सरकार के विरुद्ध दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 14 और 21 के तहत प्रधान राज्य के लोगों को मौलिक अधिकार का जो पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है और गंभीर सूखे की चपेट से कई सारे नुकसान होने की संभावना है। चलिए ये पूरा मामला क्या वो देखते हैं कि इसमें जो किस बात का उल्लंघन किया है कि अभी हाल ही में लगभग कर्नाटक सरकार ने सूखा प्रबंधन के लिए राज्य और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया था, जिन्होंने नहीं मिलने पर इन्होंने उच्चतम न्यायालय पहुंच गए और याचिका में यह भी घोषित करने का अनुरोध किया गया है कि केंद्र एनडीआरएफ के मुताबिक सूखा प्रबंधन के लिए वित्तीय मदद न देने के कदम से 14-21 का जो उल्लंघन हो रहा है। वहीं इनके याचिका में गंभीर सूखे की चपेट से जिससे उसके लोगों की जिंदगी, यानी कि जिसके कारण अगर सूखा रहेगा तो लोगों से जिंदगी पे काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही 2023 के खरीफ मौसम के लिए कुल 236 में 233 तालुक सूखा प्रभावित घोषित किया गया। वहीं याचिका में कहा गया कि 196 तालुक जो गंभीर रूप से प्रभावित श्रेणी में रखा गया है तथा बाकी 27 जो है तालुक मध्यम श्रेणी में रखा गया है। इन्होंने केंद्र सरकार से 18,171.44 करोड़ रुपए की मदद मांगी है, जो कि अभी तक नहीं प्राप्त किया जा गया है, इसलिए इन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। वहीं देखते हैं कि भारत और रूस ने एक दूसरे के हितों का विशेष ध्यान रखा है और बीते कई दिनों से, कई सालों से, अरसों से, कई दशकों से भारत हमेशा रूस के साथ अच्छा प्रभाव दिखाता रहा है। वहीं रूस ने हमेशा से भारत की पक्ष लिया और भारत की बुरी स्थिति में इन्हें मदद करने की कोशिश की है, जो कि हमारे और भी अनुच्छेद 370 के बारे में देखते हैं। इसे लागू किया जा रहा था कि एस जयशंकर जो है इनका विरोध किया था, तभी उन्हें पता नहीं था ये कितना ज़्यादा लाभकारी होगा। आज उन्होंने इसकी तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से कई ज़्यादा फायदे हमें देखने को मिल रही है और इस विस्तारित करने से दो चीज़ें हुई है, जिससे कि एक राष्ट्र के रूप में हमें नुकसान हुआ। उन्हें कहा कि जैसे कि एक राष्ट्र के रूप में हमें नुकसान हुआ और उन्होंने कहा है कि एक इसने अलगाववाद, यानी कि अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद का लोकाचार बनाया और जिसे आसानी से सुरक्षित खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। वहीं अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गाजा जाने का इंतजार कर रहे ट्रकों की लंबी कतार। अभी आपको पता है कि गाजा और इजराइल में लगातार युद्ध चल रहा है, जिसके कारण से वहाँ पे कई सारे आदमियों को भूखे रहना पड़ रहा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने उन्हें भूख से निपटान के लिए उन्हें खाद्यान्न सामग्री भेजी, जिनके कारण से देख रहे हैं युद्ध के कारण से ये खाद्यान्न सामग्री अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, जिनके कारण से इन्होंने काफ़ी निराशजनक बात कही है कि इन्होंने कहा है कि गाजा में सहायता सामग्री पहुंचने में आ रही दिक्कतों को बार बार रेखांकित किया और जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी इजराइल को जिम्मेदार ठहराई, क्योंकि इजराइल अभी तक उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रही है और लगातार इजराइल उस पर आक्रमण कर रही है। और आगे देखते हैं कि हमारे भारत के साथ साथ भारत में सबसे ज़्यादा होली जो मनाई जाती है, अगर आप देखें तो लगभग 40 दिनों तक लगातार होली मथुरा में मनाई जाती है, जो कि बहुत लंबे दिनों तक है और कई जगह लठमार होली भी मनाई जाती है। वहीं नेपाल में भी कड़ी सुरक्षा के साथ होली के त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आपको इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और आप इसी तरीके से हमारे क्लास से लगातार जुड़े रहें। आप कोशिश करें कि डेली क्लास ज़रूर कर लें और
हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ साथ में सब्सक्राइब कर दें, ताकि डेली आपको इस न्यूज़ से रिलेटेड एनालिसिस क्लास आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।